पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का पाठशाला ज्ञान चैनल में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहां पर हम कर रहे हैं गेट 2003 के पेपर के सॉल्यूशंस। तो आप लोग, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को चाहिए अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यूज तो सिद्धार्थ लाइव चैनल आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ वो मेरा ही चैनल है। मैं वहां पर रिव्यू करता हूँ कॉलेजेस के। तो आप इसका बेल आइकन, मतलब उसका आइकन भी देख सकते हो, लोगो भी देख सकते हो। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो सर्च करिए सिद्धार्थ लाइव और जाइए, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यूज देखिए। और हमारे साथ, हमारे टीम के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए पाठशाला ज्ञान चैनल पर और अच्छा अच्छा कंटेंट एंजॉय कीजिए। चलिए हम लोग अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिस दौर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसी दौर में अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। क्या कह रहा है समझते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या दी गई हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्या कह रहे हैं? इफ x प्लस 2y प्लस z बराबर 6, 2x प्लस y प्लस 2z बराबर 6, x प्लस y प्लस z बराबर 5। देखो, ये तीन इक्वेशन है और हमें बताने ऑप्शन कि ये यूनिक सॉल्यूशन बनाता है, या ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनाता है, या ये 9 सॉल्यूशंस बनाता है, ये एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस बनाता है। वैसे हम इक्वेशंस को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे से इसको मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सम और माइनस करके। लेकिन हमें इसको स्पेशली हम मैट्राइसिस से निकालेंगे। चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैट्राइसिस से ये करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, मैट्राइसिस से कैसे इजी हो जाएगा अब हम आगे देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जस्ट पुट इन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या कहता है? मैट्रिक्स फॉर्म कहता है अब ए बी क्या हो गया। देखो, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं आगे, जैसे x के आगे क्या है? 1 है, 2 है, इसके आगे क्या है? 1 है, इसके आगे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1 1 1, और ये हो जाएगी b 6 6 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये लिख लिया 1 2 1 6, 2 1 2 6, 1 1 1 5। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे A, और ये जो टोटल मैट्रिक्स है इसे कहेंगे AB। A। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस की एक कंडीशन होती है। हम इसके लिए निकालते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। इफ अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं है, देन नो सॉल्यूशंस होता है, या उसे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर रैंक ऑफ ए बी के इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है ना, अगर हमारी रैंक भी 3 निकल आती है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। इफ रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होता है तो आंसर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे, इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे। और अगर आप लोगों को अगर मैट्राइसिस नहीं आती है तो हमारे चैनल पर पंकज कश्यप सर ने पूरी मैट्राइसिस को कवर करा रहे हैं, तो जाइए वहां से मैट्राइसिस के लेक्चर को सीखिए। बहुत ही आसान भाषा में वो बहुत अच्छे से मैथ्स को सिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। पहले लगाएंगे रो टू चेंज R2 माइनस 2R1 R2, ये हमारी R2 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू R1 माइनस कर देंगे। फिर हम लगाएंगे R3, 2R3 माइनस R2, देन R3 3R3 प्लस R2। देन हमारी फाइनल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की निकल कर आएगी। अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में आपका 0 0 0 एलिमेंट यहां पर बन चुका है। तो इसकी रैंक एक रैंक कम हो गई, क्योंकि नीचे हमने 0 को फॉर्म कर लिया। तो इसकी रैंक हो गई आपकी 2। पर रैंक ऑफ ए बी देखिए, यहां पर तो 0 नहीं बना है, तो रैंक ऑफ ए बी कितना हो गया? 3 हो गया। तो रैंक तो बराबर नहीं है, तो आंसर इज नो सॉल्यूशन। आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इट सेज दैट एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y बराबर x स्क्वायर एंड देन स्ट्रेट लाइन y बराबर x। अब आप लोगों को पता है
कि y बराबर एक्स स्क्वायर इज अपवर्ड पैराबोला इन अ वाइड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड y बराबर x अ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो यहां पर कुछ इस तरीके का ही बनने वाला है। अब ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई बराबर एक्स को एक्स स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू निकल आएंगी यहाँ पे 0,1, दो वैल्यूज निकल आने वाली हैं। तो 0 और 1 के बीच में जो भी हमारा कर्व जो कट कर रहा है आपस में, ये वाला, दिस इज द एरिया वी वांट टू फाइंड। ठीक है, द एरिया इनक्लोज निकालना है। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड मैं बताता हूं, आप क्या करो, जो ऊपर वाला कर्व है x और नीचे वाला कर्व है माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस रेंज में है, 0 से 1 की रेंज में। तो 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी, इससे सॉल्व कर लो, है ना। जब इसको करोगे आप इंटीग्रेशन तो 1/2 माइनस 1/3 वैल्यू रख के 1/6 आ जाएगा। या फिर क्या कर लो, आप डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा लो, x से एक्स स्क्वायर 0 से 1 dy ओवर dx, तो या ये मेथड लगा लो। ठीक है, तो मतलब ये कैसे हो जाएगा, अगर आप इसमें एक हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रिप काटें, अगर इसमें आप सिंपली देखें एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप काटें, इस तरीके का देखो कर्व था, अब इसमें आपने एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप काटी, तो ये x से एक्स स्क्वायर हो गया और y कितना हो गया, 0 से 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 इज। आंसर देखो, y बराबर 1/x प्लस सी, y बराबर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, सी ई की पावर x, और अनसॉल्वेबल एज इक्वेशन इज नॉन लीनियर। तो सिंपल क्या करना है, dy ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले जाएंगे, y स्क्वायर को उसके नीचे ले आएंगे dy के, तो इट विल कम आउट टू dy अपॉन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। माइनस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है 1/y की पावर n का क्या होता है, y की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। जैसे रखोगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस y माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू x। इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट आ जाता है x प्लस सी, ये हो जाएगा 1/y बराबर x प्लस सी, y बराबर 1/x प्लस सी। आंसर विल कम आउट टू a। ओके, आंसर इज a हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, द वेक्टर फील्ड f इक्वल्स टू xi माइनस yj वेयर i एंड j आर यूनिट वेक्टर्स। अब आपको बताना है ये जो निकल कर आया ये डाइवर्जेंस फ्री है, ये नॉट इरोटेशनल है, इरोटेशनल बट नॉट डाइवर्जेंस फ्री, डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल, नाइदर डाइवर्जेंस फ्री नॉर इरोटेशनल। अब देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ डाइवर्जेंस फ्री और नॉन डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। डाइवर्जेंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, और इरोटेशनल और रोटेशनल बताने के लिए हम लोग लगाते हैं रोटेशनल जो इक्वेशन होती है हमारी ओमेगा की, उसे लगाते हैं। तो देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो गई हमारी, हो गई डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई। अब यहाँ पे u क्या है, देखो ये जो फॉर्म है ना इक्वेशन की, दिस इज नथिंग बट अ यू आई माइनस वी जे फॉर्म में। तो u बराबर x हो गया, v बराबर माइनस वाई हो गया। डाइवर्जेंस के लिए देखो डी यू बाई डी एक्स करो तो इसका हो जाएगा 1 है ना, डी अब आप करोगे डी वी बाई डी वाई तो इसका हो जाएगा -1, दोनों को जोड़ दो 1 - 1 0। द आंसर इज डाइवर्जेंस फ्री। तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज डाइवर्जेंस फ्री। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ओमेगा, है ना, रोटेशनल इक्वेशन से। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। आपको पता है v इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो ये डायरेक्टली 0 हो जाने वाला है, और डेल यू बाई डेल वाई भी 0 हो जाएगा क्योंकि u इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन ऑफ y। तो 1/2 0 - 0, दिस इज इरोटेशनल, मतलब डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल। आंसर हो जाने वाला है आपका सी आंसर, आंसर इज सी, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन ओमेगा टी इज, है ना। अब ऑप्शंस देख लो, एस वाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी बराबर क्या, बी क्या है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सी क्या है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर,
और डी क्या है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला देखो, सिंपल सी बात है, साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी एच ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर यहां से क्या हो जाने वाला है, आंसर विल कम आउट टू बी। अगला क्वेश्चन, a box contains 5 black ball and 5 red balls. 2 balls are randomly picked one and after another from the box without replacement. The probability of for both the balls being red is, क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपकी रेड बॉल्स है 5 और 5 आपकी ब्लैक बॉल्स है। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, हमने इसमें से 2 बॉल्स रैंडमली पिक करनी है ना, 2 बॉल्स रैंडमली पिक करनी है। तो हम और एक के बाद एक निकाल लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना उसे बदले, कि जैसे एक लाल निकाल ली फिर उसे लाल को रख दिया फिर हमने एक और निकाली, नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो क्या होगा, बाई सिंपल रूट विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने अगर 10 में से पहली बॉल निकाली, अगर रेड बॉल निकाल कितनी रेड बॉल निकाल सकते हैं, मतलब हमें चांसेस क्या है रेड बॉल निकालने के, तो 5 आउट ऑफ 10 है ना, 5 रेड बॉल से 10 में से, मतलब चांसेस है 5 में से कोई एक निकल आएगी। और अब एक बॉल कम हो गई, अब बची 9 बॉल, तो अब रेड बॉल निकालने के चांसेस 4 हो गए, तो 4/9। और जब हमारी इंडिपेंडेंट हुई इवेंट, मतलब पहले इवेंट का दूसरे इवेंट से लेना देना कुछ नहीं हो, तो दैट इज कम आउट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो 5/10 इंटू 4/9, आंसर इज 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 each द मेंबर ए डी बी एफ आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। हटाओ ये सब, छोड़ो, है ना। For uniformly distributed load P per unit length on the member EF of the truss shown in the figure given below, the force in the member CD is। हमें क्या है, हमें ये बोला है कि ये जितने भी एंगल है these are 45 डिग्रीज, ठीक है, ये जो जितने भी एंगल हैं ये सारे के सारे 45 डिग्रीज पे बने हुए हैं, ये है ना। और हमें क्या दिया है कि देखो ये AC है, ये CD है, ये DB है, ये EF है, EF पे एक UDL लोड लगा है, और CD के अंदर हमें फोर्स निकालना है, दिस फोर्स वी वांट टू फाइंड। तो अब सिंपली आप देखोगे, अगर मैं बताता हूं, अब देखो इस UDL को जब सॉल्व करोगे, अगर ये P लोड का UDL है, L लेंथ है, तो यहां पर कितना आ जाने वाला है, PL आ जाने वाला है। अब आपको पता है, देखो ये पूरी सिमेट्री है, ये पूरी की पूरी सिमेट्री है। अगर एक सिमेट्री है तो यहाँ पर फोर्स कितना आ जाने वाला है, PL/2 आधा आधा हो जाएगा अगर सिमेट्री है तो। सिंपली रिएक्शंस पे फोर्स कितना आएगा, PL/2 आएगा, और PL/2 आएगा। अब आप ये देखो कि ये एक ऐसे मेंबर जा रहा है, एक ऐसे मेंबर जा रहा है, और फोर्स लग रहा है PL/2, यहाँ है 45 डिग्री का एंगल, है ना। तो अगर RAE को कंपोनेंट को सॉल्व किया जाए तो एक आएगा RAE sin 45 और एक आएगा RAE cos 45। तो यहां से सिंपली देखो, अगर RAE sin 45 PL/2 है तो RAE cos 45 भी तो PL/2 होगा। क्यों? क्योंकि cos 45 की वैल्यू क्या, 1/√2। RAE sin 45 इक्वल्स टू RAE cos 45 इक्वल्स टू PL/2। तो AC लिंक में कितना लोड होने वाला है, AC ये आपको जो दिख रही है AC, इसमें कितना जाने वाला है, इसमें PL/2 जाएगा, और वही CD में ट्रांसफर होगा, वही CD में ट्रांसफर होगा। तो आंसर विल कम आउट टू PL/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ बुलेट ऑफ मास m travels at very high velocity small v as shown in figure। एक बुलेट है भाई, देख लो ये बुलेट है, ठीक है, और ये बुलेट आपकी बासीपुर की बुलेट तो नहीं है,
क्योंकि वासीपुर के ज़माने में चलते थे कट्टे, है ना, बुलेट्स वगैरह तो थी नहीं। बुलेट्स है मतलब आप समझ लो नए ज़माने वाली, ठीक है, आजकल की जो बॉलीवुड मूवीज़ में चलती है। अब बुलेट मास एम ट्रैवल कर रही है हाई वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रही है ना, और एंड गेट्स एम्बेडेड इनसाइड द ब्लॉक ऑफ मास एम। ये एम मास का ब्लॉक है, ये रखा हुआ था इनिशियली एट रेस्ट, ये रुका हुआ था एट अ रेस्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल, ये रफ है मतलब थोड़ा रफ है। द ब्लॉक विद द बुलेट इज सीन टू मूव अ डिस्टेंस एस अलोंग द फ्लोर, ठीक है, assuming mu to be the coefficient to the kinetic friction between the block and the floor, g the acceleration due to the gravity, what is the velocity of v the bullet। क्या होता है, अब ये बुलेट आती है फट से इसके अंदर चली जाती है, इसके अंदर चली गई, है ना, इसके अंदर चली गई तो क्या वो इतनी तेज थी बुलेट के इस ब्लॉक को भी उसने एज डिस्टेंस मूव करा दिया, एज डिस्टेंस मूव करा दिया। अब हमारा ब्लॉक यहां पर आ गया है ना, अब हमारा ब्लॉक यहां पर आ गया। अब वो ये कह रहा है कि अब ये बताइए कि जब उसने हिट किया मतलब हमारी बुलेट ने हिट किया तो उस जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, जो वेलोसिटी है ब्लॉक की वो क्या निकल कर आई, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछना चाहता है तो हम क्वेश्चन को बताएंगे। चलो क्वेश्चन देखो, बुलेट का पूछा है इसने, बुलेट का बुलेट का पूछा है, सॉरी वेलोसिटी मतलब जो बी इनिशियल है वो पूछी है, ठीक है। अब वी इनिशियल निकाल लेते हैं हम। देखो अब हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे एनएसएल इक्वेशन लगाएंगे पहले तो। मतलब एनएसएल का मतलब होता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि अगर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब अगर एम मास की बॉडी को ए एक्सेलरेशन दिया जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू एफ होगी। अब सिंपली समझो, अब फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन लग रहा है ना, और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। अब जब बॉडी मूव करना चालू हुई तो बॉडी के अंदर क्या था, बुलेट का मास था एम प्लस कैपिटल एम ब्लॉक का मास था, तो इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, वो हो गया म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ये हो गया ना। अब टोटल फोर्स एम कितना हो गया, टोटल मास इंटू ए एक्सेलरेशन, तो ए बराबर म्यू इंटू जी निकल आया आपका एक्सेलरेशन। अब हम लगाएंगे मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन क्यों लगानी पड़ रही, क्या आपको पता है, पहले स्मॉल वी इनिशियल की वैल्यू से हमारी बुलेट आ रही थी और हमारा जो ब्लॉक था वो जीरो वेलोसिटी इंटू एम मास के साथ बैठा हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ, एक यू फाइनल वेलोसिटी आई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यहाँ से यू फाइनल की वैल्यू निकल आई एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय डिस्प्लेसिंग एस फॉर द ब्लॉक। अब हमने क्या किया, एस से उसको डिस्प्लेस कर दिया, एस से हमने अगर उसको डिस्प्लेस कर दिया तो पहले हमारे ब्लॉक की स्पीड क्या थी, v इनिशियल, हमने फॉर्मूला लगा दिया वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे v क्या है, u फाइनल है ना, u स्क्वायर क्या है, u इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। अब u इनिशियल तो जीरो था ना पहले ब्लॉक के लिए, मतलब ब्लॉक तो चल नहीं रहा था। बाद में ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई एम स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम प्लस एम का होल स्क्वायर बराबर इंटू 2 और एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी इंटू एस। जब इसको आप इधर उधर ट्रांसफर करोगे देन आंसर विल कम आउट टू वी इनिशियल बराबर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू अंडर रूट 2 म्यू जी एस। आंसर विल कम आउट टू, आपका कौन सा वाला मैच कर रहा है, ए आंसर मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम laterally loaded beam was found to deflect more than the specified value. Which of the following measures will reduce the deflection? अब क्या कह रहा है इसमें, सिंपली ये कह रहा है कि एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड मतलब क्या हो गया, एक साइड रोलर है और एक साइड फिक्स्ड बीम है, इस पे लोडेड है, ठीक है। अब इसकी एक देखो, हर बीम का एक डिफ्लेक्शन वैल्यू और एक स्लोप वैल्यू होती है ना। तो अब इसका डिफ्लेक्शन हमारा कम हो रहा है, ऐसी कोई क्वांटिटी करो जिससे हमारा डिफ्लेक्शन कम हो जाए।
है ना, हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाए, ऐसा क्या करें हम? तो इंक्रीज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्रीज द स्पैन ऑफ द बीम, select a different material having a less modulus of elasticity and magnitude of the load to be increased. अब देखो, हमें सिंपल हमारी जो बेंडिंग ऑफ बीम्स होती है उसमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो बाय सिंपल यूजिंग वन ऑफ द मेथड ऑफ बेंडिंग मोमेंट या डबल इंटीग्रेशन मेथड बोलता है ई आई बराबर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मूवमेंट। अब यहां से हम निकालेंगे वाई, वाई इज नथिंग बट अ डिफ्लेक्शन। तो y बराबर निकल आएगा, जब इसको m बाई ई आई करोगे फिर इसको इंटीग्रेशन करोगे तो y बराबर निकल आएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन टू ई आई प्लस सी वन एक्स इंटू सी टी एक्स। यहाँ पे x क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है, y डिफ्लेक्शन बता रहा, e बता रहा है इलास्टिक कांस्टेंट, i बता रहा है एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू को रिड्यूस करना है। तो ये कब पॉसिबल है? जब i की वैल्यू को बढ़ा दो, e की वैल्यू को बढ़ा दो, x की वैल्यू को कम कर दो, m की वैल्यू को कम कर दो, तभी तो ये पॉसिबल है y की वैल्यू पे डिफ्लेक्शन में। अगर हम इंक्रीज द एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दें तो हमारा डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। इंक्रीज द स्पैन ऑफ लेंथ करोगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, y बढ़ जाएगा। सिलेक्ट अ डिफरेंट मतलब हैविंग लेसर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ई लेस कर दो तो भी y बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड टू बी इंक्रीज्ड तो भी फिर बढ़ जाएगा। तो आंसर सिर्फ ए होने वाला है। चलो आगे। अ शाफ्ट subjected to torsion experiences a pure shear stress tau on the surface. The maximum principal stress on the surface which is at 45 degree to the axis we will have a value. देखो एक शाफ्ट है ना, वो बोल रहा है कि उस पर जो सिर्फ प्योर शेयर स्ट्रेस लग रहा है, मतलब और कोई शेयर मतलब कोई प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं, कोई सिग्मा, कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ एक शेयर स्ट्रेस लगी है और उसकी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बतानी है विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्सिस विल हैव द वैल्यू। अब सिंपल समझो, अगर उस पर सिर्फ टाउ लग रहा है, सिर्फ टाउ लग रहा है, अगर हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू निकालें सिंपली तो एक फॉर्मूला होता है। देखो आपको बताता हूँ, यहाँ से सिग्मा मैक्स निकालना है तो सिग्मा मैक्स हो या सिग्मा मिन हो तो एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब हमें पता है सिग्मा एक्स दिया नहीं है, जीरो है, सिग्मा वाई जीरो है, सिग्मा एक्स जीरो है, सिग्मा वाई जीरो है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिन विल कम आउट टू प्लस माइनस टाउ। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस टाउ हो जाएगी। अब टाउ को हम कैसे लिख सकते हैं? आप सिंपल देखो, इसकी वैल्यूज देखो, ये लिखा है टाउ वाई रूट टू, टाउ वाई रूट टू, ये लिखा है रूट टू टाउ, ये लिखा है टाउ बाई 2 और ये लिखा है टाउ। अब सोचो टाउ को ने कैसे लिख लिया? 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 हो गया साइन 90 और साइन 90 वैल्यू 1 टाउ। आंसर विल बी डी। ठीक है, आंसर विल बी बी। अब 41 क्वेश्चन देखो। फॉर अ सर्टेन इंजन हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम से एक इंजन चल रहा है। ये आपकी गाड़ी का इंजन है जो 1200 आरपीएम से जो रोज गाड़ी भगाते हो ना, सुबह पेट्रोल फूकते हो, उसी का इंजन का है ये 1200 आरपीएम। अब फ्लाईव्हील approximated as a solid disk is required for keeping the fluctuation of speed within 1% about the average speed. क्या है? एक फ्लाईव्हील लगा है आपके इंजन में, ठीक है। अब उसका जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो कितना है? 1% है ना। इसका एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों को। द फ्लक्चुएशन एनर्जी पर साइकिल इज फाउंड टू बी 2 किलो-जूल। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल मास ऑफ द फ्लाईव्हील इफ इट्स डायमीटर इज नॉट एक्सीडेड 1 मीटर। कितना लीस्ट पॉसिबल मास का हम फ्लाईव्हील लगाएं कि हमारी जो डायमीटर है वो 1 मीटर से ज़्यादा एक्सीड ना करे, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ना हमारी डायमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, ना हमारा फ्लाईव्हील का मास ज़्यादा होना चाहिए, है ना, हमारा फ्लक्चुएशन भी कम से कम होना चाहिए। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन था, 2-4 लोगों के तो पैर फूल गए भाई, बीमार पड़ गए पेपर में।
भाई बीमार नहीं पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन वी विल हैव यूज द सिंपल फॉर्मूला डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। डेल्टा ई दिया है हमारा एनर्जी पर यूनिट साइकिल, दैट इज 2 किलो जूल, 2 इंटू की 10⁻3। आई है, आई डिस्क के लिए क्या होता है, सॉलिड डिस्क के लिए, दैट इज कम आउट टू एम आर स्क्वायर। तो एम आर क्या हो जाएगा, डायमीटर बोला है 1 mm, तो 0.5 हो जाएगी उसकी रेडियस, तो 0.5 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn/60, ये रहा। तो 2 इंटू पाई इंटू एन की जगह 1200/60 का होल स्क्वायर इंटू सी एस क्या दिया है 1% फ्लक्चुएशन, तो मतलब 1/100 इसको 0.01। इसको सॉल्व करोगे द मास वैल्यू कम आउट टू 50.9.32, आंसर इज कम आउट टू 51 किलो जूल, क्या बोल रहा हूं मैं भी, 51 किलोग्राम। अब देखो एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं सीएस का, बहुत बच्चे गलती करते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन में आपको दिया होगा ±1% और कई बार दिया होगा सिर्फ 1%। अगर आपके क्वेश्चन में ±1% दिया है तो इसको ना हम लोग 2% कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ 1% दिया हुआ है तो हम 1% कंसीडर करेंगे, समझ गए। अगर ±4 दिया है तो हम इसको फिर 8% कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर प्लस माइनस दिया है तो दैट इज कम आउट टू डबल द नॉर्मल वैल्यू। यही कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ग्रीन क्वेश्चन, वाइब्रेशन का माय डियर करते हैं। अ फ्लेक्सिबल रोटर शाफ्ट सिस्टम comprises of a 10 kilogram rotor disc placed in the middle of a massless shaft of diameter 30 mm and length 500 mm between bearing. Shaft is being taken massless as equivalent mass of the shaft is included in the rotor mass. क्या बोल रहा है कि एक शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट है, बियरिंग के बीच में लगा हुआ है, उसके बीच में एक रोटर लगा हुआ है, ये लग गया हमारा रोटर माय डियर। और ये जो लेंथ है ये है 500 mm, इसकी डायामीटर है आपकी 30 mm, इसका मास है आपका 10 kg, ई दिया है 2.1 इंटू 10⁻11 पास्कल, समझ गए। अब क्या बोल रहा है सिंपली कि द बियरिंग आर अज्यूम टू बी सिंपली सपोर्टेड बाउंड्री कंडीशंस। शाफ्ट स्टील का बना है, क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेशन बताओ। देखो इस क्वेश्चन में एक गलती है, गलती क्या है, यहां पर उन्होंने क्या पूछा, क्रिटिकल स्पीड। स्पीड हमेशा किस में होती है, या तो मीटर पर सेकंड में होती है, पर रोटेशन की स्पीड तो रेडियन पर सेकंड में होती है, यूनिट काय में, हर्ट्ज में। मतलब स्पीड पूछ के फ्रीक्वेंसी यूनिट में दे दी है, तो हमें लास्ट में जब हम स्पीड निकालेंगे तो हमें पता है 2πf बराबर ओमेगा होता है, तो हमें f बराबर ω/2π करना पड़ेगा लास्ट में, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, समझ गए। और जब हमारा ये सिस्टम है ना, इट इज लुकिंग लाइक का सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह दिख रहा है, 10 kg की मास की तरह, है ना। यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, इन लोगों ने ना सोम को मिक्स कर दिया टोम के साथ, ठीक है। तो वन ऑफ द रियल गुड क्वेश्चन है ये। चलिए इतना मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम कितनी होती है, आपको पता है डेल्टा बराबर ω/LQ 48 EI होती है। पर यहाँ पर जो W होता है, आपका जो WLQ है, तो ये W मास ना होके वेट होता है, तो यहाँ पर 10 इंटू 9.81 करना पड़ेगा आप लोगों को, जो आपका मास दिया था ना 10 kg का, हाँ, तो 10 इंटू 9.81 इंटू 0.5 का होल क्यूब अपॉन 48 इंटू 2.1 इंटू 10⁻11। आई की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, आई कितना होता है शाफ्ट का, π/64, डी की पावर 4, डी दिया था आपका 30 mm, तो 30 mm को लिख लोगे 0.03 की पावर 4, ये आ गया आपका आई को वैल्यू पुट कर दो, यहां से आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन की वैल्यू 3.06 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। बाद में फॉर्मूला लगाओ, आपका होता है फॉर्मूला ओमेगा बराबर √g/ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, मतलब डिफ्लेक्शन, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई ब्रो,
आप लोगों को सामने इसको क्लीन कर देता हूँ। ये 3.06 इंटू 10⁻⁵ है। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर विल कम आउट टू 90 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर की ऑफ साइड d/4 each and length L is used to transmit torque T from the shaft of diameter D to the hub of a pulley, assuming the length of the key to be equal to the thickness of the pulley. The average shear stress developed in the key is given by। क्या बोल रहा है? एक स्क्वायर की है, एक स्क्वायर की है, ठीक है। स्क्वायर की समझ ली, दिख रहा है ये इक्वल होना चाहिए ना। तो स्क्वायर की में क्या होता है, जो आपकी विड्थ होती है वो थिकनेस के इक्वल होती है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो d/4 होती है। ठीक है, d/4 होती है ना। वैसे भी d/4 होती है, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी d/4 दे दिया है। अगर आपको कभी पेपर में ना दिया जाए तो आप विद इक्वल टू थिकनेस इक्वल टू d/4 समझ सकते हो। और लेंथ इसकी l, ट्रांसमिट कर रहा है टॉर्क t, है ना। अब देखो हम कीज का यूज कहाँ करते हैं, हम कीज का यूज परमानेंट जॉइंट बनाने के बीच में करते हैं, हब और शाफ्ट के। हब और शाफ्ट के बीच में हम की को फंसा देते हैं, है ना। आपने बहुत टाइप की होती है, नकल की होती है, क्वार्टर जॉइंट होता है, स्क्वायर की होती है, कई टाइप की कीज होती हैं। तो सिंपली अब आपका देखो ये शाफ्ट है, आपको पता है शाफ्ट है, शाफ्ट पे टॉर्क लग रहा है टी, तो ये लग गया आपका टॉर्क टी। तो फोर्स क्या निकल आने वाला है, फोर्स निकल के आने वाला है T/d/2। तो फोर्स निकल आएगा 2T/d, आपका आ गया ये फोर्स। अब आपको पता है, अब आपको फोर्स पता है, आपको टॉर्क पता करना है और फिर निकालना है एवरेज शियर स्ट्रेस। तो सिंपल देखो आप यहाँ पे फोर्स निकला है आपका। हाँ, अब रजिस्टिंग एरिया निकालो, रजिस्टिंग एरिया कह लो, चाहे बियरिंग एरिया कह लो, कुछ भी कह लो। तो बियरिंग एरिया हो जाएगा W/T, ठीक है, W/T। और इसने एक लाइन बोली है कि हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि जो लेंथ ऑफ द की है वो इक्वल है थिकनेस के। तो ये हो जाएगा W/L, W की वैल्यू d/4, L d/4, है ना। टाउ निकालना है एवरेज शियर स्ट्रेस और इन की हो जाएगा फोर्स बाई एरिया 2T/d/L/d/4। आंसर विल कम आउट टू 8T/LD²। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। कीज के क्वेश्चन गेट के प्रॉब्लम्स में अब नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि SSC JEE UPPSC के जैसे क्वेश्चंस पेपर्स में बहुत भर भर के कीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए। In a band break, the ratio of tight side band tension to the tension on the slack side is 3. If the angle of overlap of band on the drum is 180 degree, the coefficient of friction required between the drum and the band is। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या बोला है कि रेशियो ऑफ टाइट बैंड टेंशन टू द टेंशन ऑन द स्लैक साइड की वैल्यू कितनी है, 3 है। मतलब T टाइट अपॉन T स्लैक की वैल्यू 3 है। एंगल दिया गया 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम क्या बना सकते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके इसे पाई रेडियन बना सकते हैं, है ना। म्यू की वैल्यू निकालने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। तो T टाइट अपॉन T स्लैक बराबर फॉर्मूला होता है e⁻μθ। म्यू थीटा की जगह आ जाएगा आपका पाई, है ना। T/T इसकी वैल्यू है 3, तो म्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आने वाली है, 0.35। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40। वाटर कंटेनर इज kept on a weight balance, water from a tap is falling vertically into the container with a volume flow rate of Q। क्या है कि हमने क्या कर दिया, एक नीचे कंटेनर लगा दिया और ऊपर से एक नल टाइप का कुछ चालू कर दिया, है ना, टैप चालू कर दिया। अब ऊपर से पानी फटाक से वर्टिकली गिरेगा ना कंटेनर पे, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट हिट्स द वाटर सरफेस इज u। अब वो कह रहा है कि हमें वेलोसिटी ऑफ द वाटर हमारी u है जब हमारा कंटेनर जमीन, मतलब कंटेनर में पानी टच करता है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टोटल मास ऑफ कंटेनर m and water is m and the force resisted by the weight balance at the instant of time। देखो ये ऑप्शंस देख लो आप ध्यान से, या स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो। अभी बताता हूँ। आपको पता है कंटेनर का मास m है ना, और g
उस पर ग्रेविटी लग रही होगी, तो उसका वेट हो गया mg। तो यहाँ पे वेट ऑफ द वाटर लिख के, वेट ऑफ कंटेनर यहाँ पे निकल के आ गया डायरेक्टली mg वेट तो उस पर था ही पहले से, ठीक है। फिर हमें पता है कि जब हमने नल खोला तो एक मोमेंटम के साथ पानी आया होगा, एक हाइट थी, उसके पास एक हेड था, तो पानी बहुत तेजी से एक मोमेंटम के साथ आया। तो अगर पानी का मोमेंटम देखें तो v फाइनल मोमेंटम ऑफ फाइनल माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल, तो बी फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाने वाली? वी फाइनल होगा जब कंटेनर को पानी टच करेगा, टच करते ही वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 कैसे हो जाएगी? कंटेनर को टच करेगा, वेलोसिटी गायब, वी फाइनल गायब, 0। वी इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी आपकी u। तो ये हो जाएगा वाटर के लिए कितना हो जाएगा? m डॉट u। अब आपको पता है कि अगर अगर आपको पता है कि वाटर के लिए मोमेंटम माइनस m डॉट यू है, तो कंटेनर के लिए कितना हो जाएगा? कंटेनर के लिए उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस, है ना, m डॉट यू हो जाएगा। और m डॉट को क्या लिख सकते हैं? रो क्यू इंटू यू। तो रो क्यू यू, टोटल फोर्स इक्वल्स टू mg प्लस रो क्यू यू। आंसर विल कम आउट टू ए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, आस्क्ड इन गेट। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट। तो आशा करता हूं आप लोगों को लगा होगा अच्छा ये लेक्चर, और अगर अच्छा लगा है तो यार अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देकर जाइएगा चैनल को। और नहीं देकर जाने वाले हैं तो यार थोड़ा आपका ही नुकसान है, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए कर रहा है। इंतजार, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए।